मैं जयपाल सिंह शेखावत, श्रीमती मोहरी देवी टापड़िया, शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़, जिला नागौर, सभी ज्ञान विविध शिक्षा के अंदर सभी में श्रोताओं को, दर्शकों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा जो विषय है वो अध्ययन क्षेत्र एवं अवबोध है, विषय अवबोध है, जो कि शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में चलता है। तो पहले तो मैं इस पाठ्यक्रम को पिछले पाठ से जोड़ूंगा। कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल हमारा चल रहा था विद्यालय के अंदर छात्रों की अनुशासनहीनता के कारण क्या है, उसके अंदर हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। एक तो विद्यालय का वातावरण दूषित है, शैक्षिक कारण भी हैं और इसके सामाजिक कारण भी हैं, और बालकों के घर का दूषित वातावरण है, घर के अंदर कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, माता पिता बहन भाइयों में आपसी भेदभाव करते हैं। दूसरा, दोषपूर्ण जो है परीक्षा प्रणाली रही है, रट रटा के आगे घोड़ हो गई है, अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जाए। दूसरा, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, बेरोजगारी में भी शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। आज से 125 साल पहले मुंशी प्रेमचंद हुए हैं, उन्होंने लिखा है यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो 100 काम कर लेते। तो आज का पढ़ा लिखा आदमी ही बेरोजगार है। यदि हम जेल के अंदर गिनती करेंगे तो वहाँ भी पढ़े लिखे ही मिलेंगे। यदि तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगार की है, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है। तो आज का जो हमारा विषय है, विद्यालय में अनुशासन की स्थापना के उपाय क्या है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे विद्यालय के अंदर अनुशासन कायम किया जा सके। विद्यालय में अनुशासन स्थापना की, इसमें अध्यापक का क्या योगदान है, समाज का क्या योगदान है। तो आज ही अपने विषय वस्तु पर विद्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने तथा बालकों का सर्वांगीण विकास, जिसमें उसका शारीरिक विकास है, मानसिक है, उसका सांस्कृतिक विकास है, उसका धार्मिक विकास है। तो सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना अति महत्वपूर्ण है। विद्यालय में रचनात्मक अनुशासन का विस्तार तथा स्थापना करने के लिए एक प्रधानाध्यापक के रूप में हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है विद्यालय में अनुशासन स्थापना के सिद्धांतों का पालन करना। प्रत्येक चीज का अपना एक सिद्धांत होता है, नियम होता है, कानून होता है, कायदा होता है। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापना के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करना। घंटे कितने बजे लगती है, विद्यालय कितने बजे लगते हैं, जो भी विद्यार्थी आएंगे गणवेश में आएंगे, आते प्रार्थना सदस्य सभा होगी, सभी सामूहिक रूप से एक साथ एक लय के साथ, एक आरोह के साथ राष्ट्रगान होगा, प्रार्थनाएं होंगी, राष्ट्रगीत होगा। तो इसकी पूर्णतः पालन करना। दूसरा, विद्यालय में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सदुपयोग करना तथा आवश्यकता अनुसार उनमें वृद्धि करना। तो अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण जो है संसाधनों के, भौतिक संसाधनों की कमी है, तो उनकी पूर्ति की जाए और विद्यार्थी उनका सदुपयोग हो सके। तीसरा जो है विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण का साधन करना। तीसरा है विद्यालय के अंदर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना। विद्यालय का माहौल कैसा होना चाहिए? जब भी बाहर से कोई आदमी आता है तो विद्यालय का माहौल निर्जीव नहीं लगना चाहिए। जो भी कोई आता है बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। देखिए विद्यालय के अंदर वातावरण बड़ा सजीव है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिजली पानी की सुचारू व्यवस्थाएं हैं, कक्षाएं नियमित ढंग से चल रही हैं, कोई भी बच्चे इधर उधर बाहर नहीं घूम रहे हैं। तो
शिक्षित वातावरण का सर्जन सबसे बड़ा आवश्यक है अनुशासन के लिए। और अनुशासन सिर्फ विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, अध्यापक भी अनुशासित हो, प्रधानाध्यापक भी अनुशासित हो, यहाँ तक कि यहाँ का पियोन भी जो है अनुशासित होना चाहिए। तीसरा, कक्षा कक्ष में छात्रों की रुचि विकसित करना, ये बड़ा कारण है, अनुशासनहीनता का बड़ा कारण है। क्योंकि आज जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का जो अध्यापन है, शिक्षकों का अध्यापन रुचिपूर्ण नहीं है। बालकों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या प्रयोग करें, छोटी छोटी कहानियाँ बताएं, खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। एक ज़माना था साथियों, हमारे गुरुजी गीत गाते थे और हम पीछे गीत गाते थे, और प्राथमिक स्कूल के अंदर हमें जो है पूरी किताबें के जो गीत थे, पद्य थे, कंठस्थ हो जाया करते थे। गुरुजी आगे गाते थे, हम पीछे गाते थे। और आज जो अध्यापक हैं, कमी ये कि गद्य और पद्य में कोई फर्क ही नहीं समझते हैं, पद्य को, कविता को भी गद्य की तरह पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुजी थे, हमें झांसी की रानी जो कविता थी उसको कंठस्थ करवा दिया गया था, गुरुजी गीत गाते थे। अर्जुन ने चित्रा को पाया, शिव से मेरी भवानी थी, मेरे हर भोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। तो ये कविताएं जो थी, गुरुजी हमें पद्य के अंदर आगे बोलते थे और हम पीछे बोलते थे। दूसरी तीसरी के अंदर हमारे गीत आता था, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। उसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया की गीतों को गुरुजी आगे बोल के हमें पीछे बुलवाते थे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ई धरती पर निपजा हीरा, बांठा में निपजा हीरा। तो बात यह है कि आज का जो अध्यापक है शिक्षण में रुचि पैदा नहीं कर रहा है, उसको कहानियाँ ही नहीं आती, गीत ही नहीं आते हैं, दृष्टांत भी नहीं आते हैं। तो यदि बालक को विद्यालय के अंदर रोकना है और उसको अनुशासन के अंदर बनाए रखना है, तो अध्यापक का शिक्षण रुचिपूर्वक होना चाहिए। छात्रों की स्तर, योग्यता और रुचि के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था करना और उसमें सभी छात्रों को भाग लेने हेतु प्रेरित। अब कक्षा के अंदर है, अलग अलग प्रकार के छात्र हैं, कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ मंदबुद्धि भी हैं, अलग अलग परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं, उनके संस्कार अलग अलग जातियों से रखते हैं, और दूर दराज से आते हैं, अलग अलग गाँवों से आते हैं। तो इस बात की, उनकी योग्यता की और रुचियों की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। उसी प्रकार उनका वर्गीकरण करना चाहिए और उसी प्रकार उनको पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में योग्य, चरित्रवान और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करवाना, ठीक है, एक क्राइटेरिया है अध्यापक भर्ती का, उसमें जो सफल हो जाते हैं, 4 विकल्प आते हैं, तो बदियाँ भी हो जाती हैं, रटरटा के भी हो जाते हैं, 1000 तरह के रिजर्वेशन भी है, मगर एक अध्यापक की भूमिका है, उसके अंदर उसका आचरण और चरित्र महान होना चाहिए, और अध्यापक एक आदर्श अध्यापक की श्रेणी के अंदर खरा उतरना चाहिए। ऐसे अध्यापकों की हमारी सरकार के अंदर जो है कमी रह जाती है। तो विद्यालय के अंदर कैसे उसका दिमाग का कोई IQ चेक करना चाहिए, और यदि IQ चेक किए जाए तो 40% आदमी भी अध्यापक के लायक नहीं है जो मोटी तनख्वाह उठा रहा है। तो विद्यालय के अंदर एक योग्य चरित्रवान एवं जो है प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए। वह समसामयिक बातों की भी जानकारी रखना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, कोरोना है, कहाँ से आया, क्या है, कोविड का क्या अर्थ है, कोरोना का पूरे स्टेट क्या है, राजनीति के अंदर क्या हो रहा है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, नए नए नियमों में, कानूनों में संशोधन हो रहा है। तो एक अध्यापक को समसामयिक महत्वपूर्ण की विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। एक अध्यापक के कर्मनिष्ठ होना चाहिए, अपने ड्यूटी के प्रति वफादार होना चाहिए,
जब अध्यापक अनुशासित होगा तो बच्चे भी जो है देखेंगे, उनसे सीखेंगे, वो खुद भी अपने आप को अनुशासित करेंगे। और सिर्फ भाषणबाजी से, उपदेशों से कोई काम नहीं चलने वाला है। शिक्षकों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर समान कार्यभार दें। आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्तन करना। अब समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, समय के साथ सब कुछ बढ़ रहा है, तो हमारी शिक्षण विधियाँ भी बदलनी चाहिए। एक ढर्रा पकड़ रखा है, कहते गुरु जी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा है। तो समय के साथ शिक्षा के अंदर कुछ नए नए प्रयोग किए जाए, अभिनव प्रयोग किया जाए, कुछ नवाचार किया जाए, एजुकेशन के अंदर कुछ सृजनात्मक कार्य किए जाएँ, कुछ रचनात्मक कार्य किए जाएँ। तो समय के साथ अध्यापक को जो है पाठ्यक्रम में भी बदलाव आना चाहिए। क्या बदलाव आना चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी जो है पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए। शिक्षा के अंदर व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा को काम से जोड़ा जाए, बालकों को कोई हाथ का काम सिखाया जाए, उसको हुनरमंद बनाया जाए। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाए, पढ़ने के बाद में, बीए करने के बाद में, एमए करने के बाद में वह नौकरी के लिए इधर उधर नहीं भटके, बल्कि नौकरी खुद उसको बुलाने के लिए है। तो बालकों को व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए। ये एक बार चला था हमारे आज से 20-25 साल से पहले, हमारे 11वीं होती थी, सीनियर तो होती थी, व्यवसायिक शिक्षा आई थी। काफ़ी बड़ा बजट भी आया था, लड़कों के नंबर भी बहुत थे, नंबर आते थे 450 नंबर के प्रैक्टिकल थे। और वो जिन्होंने अंकों के आधार पर लोग STC कर ली, बीएड कर ली, टीचर भी कर ली। तो शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाए। शिक्षकों एवं छात्रों को विभिन्न समस्याओं को जानकर उनका समुचित समाधान करने का प्रयास करना। छात्रों और शिक्षकों की समस्याएं क्या है, विद्यार्थी की क्या प्रॉब्लम है, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, उनको बार बार प्रशिक्षण दिलाया जाए। शिक्षा के अंदर क्या नया चल रहा है, अध्यापक को जो है ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए, विद्यार्थियों को भी गुरु जी के साथ भेजा जाए, उनको सामरिक महत्व के जो ऐतिहासिक स्थल हैं भ्रमण के लिए भेजा जाए, उनको संसद भवन भेजा जाए, धार्मिक स्थलों पर भेजा जाए। तो गुरु जी और विद्यार्थियों की जो है एक पड़ा को देखते हैं। शिक्षक एवं छात्र के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। चौथा है मधुर संबंध। आज गुरु और शिष्य परंपरा के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, मतभेद बढ़ रहे हैं, वैमनस्यताएं बढ़ रही हैं, इनके अंदर मधुर संबंध नहीं है। गुरुजनों के अंदर और विद्यार्थी के अंदर कैसा संबंध होना चाहिए? एक मित्रवत संबंध होना चाहिए। उसको भय नहीं लगे गुरु जी है उनसे अपनी बात पूछे या नहीं पूछे। एक विद्यार्थी के अंदर और एक गुरु जी के अंदर मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। और यदि क्लास के आगे से कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, प्रधानाध्यापक जी जा रहे हैं, तो कक्ष एक्टिव सक्रिय होना चाहिए। गुरु जी भी बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो गुरु और शिष्य की परंपरा के संबंधों के अंदर जो है दूरियां बढ़ी। शिक्षकों का सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करें। शिक्षकों का सामाजिक स्तर बढ़े, वह सामाजिक कार्य करें, सामाजिक कार्य के अंदर रुचि बढ़े, नैतिक आचरण स्थापित हो और वह अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़े। इसके लिए भी जो है अनुशासन विद्यालय में बनाया जा सकता है। अगला है स्कूलों के अंदर, छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता रोकने के लिए समय समय पर शिक्षक अभिभावक संपर्क स्थापित कराना। साल के अंदर 1 या 2 बार गार्जियन का, अभिभावक का जो है सम्मेलन करना चाहिए। स्कूलों के अंदर बालकों की समस्याएं बताएं, अवगत कराएं और अभिभावकों से जो है विद्यालय के जो अध्यापक और प्रधानाध्यापक हमेशा उनके संपर्क में रहें
और उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक विद्यार्थी के मन में है गुरु जी मेरे गार्जियन को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, तब तक वह बालक उद्दंडता करेगा, अनुशासनहीनता करेगा। और जब हम उसके गार्जियन को, अभिभावक को पहचानने लग जाएंगे, लड़का डर जाएगा, बदमाशी नहीं करेगा, गुरु जी मेरे पिताजी से कह देंगे। तो अभिभावक और अध्यापकों का जो है सम्मेलन होना चाहिए सामूहिक, साल में कम से कम 2 बार, और उनका निरंतर संपर्क बना रहे। आगे जो है विद्यालय के अंदर अनुशासन रोकने के लिए विद्यालय प्रशासन को जनतंत्रीय भावना के आधार पर सुगठित सुसंगठित, आज विद्यार्थियों जो है आधार को सुसंगठित एवं व्यवस्थित बनाना तथा विविध कार्यों में शिक्षकों और छात्रों का सहयोग देगा। विद्यालय प्रबंधन को जनभावनाओं के आधार पर जो है विद्यार्थियों को सुसंगठित करना और विविध कार्यों में शिक्षकों एवं छात्रों का सहयोग देना। विद्यालय में स्वयं अनुशासन की स्थापना करना, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह स्वयं अनुशासन। स्वयं अनुशासन विद्यालय के अंदर अध्यापक का कर्तव्य है, दायित्व है, ड्यूटी है, वह स्वयं अनुशासन की स्थापना। इसके लिए खुद को भी अनुशासित रहना पड़ेगा। विद्यालयों में छात्रों की आवश्यकता, रुचि और क्षमता के आधार पर उनके सर्वांगीण विकास में सहायक विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना। अब आज के बच्चों की क्या आवश्यकता है, उनकी रुचियाँ क्या है, क्षमताएँ क्या हैं, उनके लिए कुछ सामग्री उपलब्ध कराना, वातावरण तैयार करना, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक विधियाँ कार्यक्रमों का विद्यालय के अंदर आयोजन होता रहना चाहिए। विद्यालय भी एक मंदिर है, जिस प्रकार मंदिर में कार्यक्रम होते रहते हैं, उसी प्रकार स्कूलों के अंदर भी निरंतर कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अगला, विद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप न होने देना। यहाँ हमारे संस्कृत महाविद्यालय के अंदर कार्यक्रम होते हैं, मैं अपने घर पर भी प्रशंसा करता हूँ, अपने लड़कों से भी करता हूँ। हमारे जब भी कोई कार्यक्रम होता है, विद्वान लोगों की संगोष्ठी होती है, कभी किसी जनप्रतिनिधि को, किसी नेता को नहीं बुलाया जाता। मेरा लड़का सैनिक, वो कहता है जिस दिन राजनेता विद्यालय के अंदर हस्तक्षेप करने लग जाएंगे, उस दिन ये संस्था राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा। तो समय समय पर जो है कार्यक्रमों के अंदर शहर के, गांव के गणमान्य नागरिकों को बुलाना चाहिए, और उसमें स्कूल के विकास के अंदर भी वो सहयोग करेंगे। तो किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। आजकल ये गंदी राजनीति है, ये हमारे गांव के, शहरों के विकास के अंदर अवरोधक तत्व है, बाधक तत्व है। गंदी राजनीति गांव के विकास के लिए, किसी संस्था के विकास के लिए बाधक तत्व है, न कि सहायक तत्व। इस प्रकार गांव के विकास के लिए आज भी यातायात के साधन नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं हैं, बड़ी स्कूलें नहीं हैं। गांव के लोग गांव छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गांव में न शिक्षा है, न काम है, प्रकृति भी देती नहीं साथ है। और यदि ऐसे गांव खाली होते रहे तो हमारी जो गांव की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, गांव में बसती है, संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। हमारे त्योहारों का स्वागत कौन करेगा? और हमारे घर के आंगन के अंदर चांदनी है, वो भी बेचारी मायूस होकर चली जाएगी, और हमारे घर की डेहरी पर गायें भी लंबा करके वापस चले जाएगी। तो ये पलायनवर्ती जो प्रवृत्ति है गाँव से शहरों की ओर, ये बहुत नुकसानदायक है। अभी कोरोना चल रहा है, अब लोग जो गांव घर बेच के जो शहरों में चले गए, आज वो बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े दुखी है। काश हमारे भी गांव होता, खेत होता, घर होता, हम वापस से गांव की ओर चले जाते। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और रुचि के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि भिन्न होती है, और प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि भी भिन्न होती है। मुंडे मुंडे मतीर भिना, मुंडे मुंडे रुचिर भिना। और रुचि के अनुकूल जो काम किया जाता है, उसके अंदर ही आदमी को सफलता मिलती है। अब रुचि की पहचान कौन करे? या तो छात्र खुद करे, उसके गार्जियन करे, माता पिता करे, और तीसरा अध्यापक करे। और रुचि के प्रतिकूल जो भी काम करवाया जाता है, जबरदस्ती उस पर थोप दिया जाता है, लाद दिया जाता है, उसका परिणाम
प्रतिकूल निकलता है। तो छात्रों की रुचि के अनुकूल जो है अध्यापक उनसे काम करवाएं, उनको वातावरण, छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था करें। अपराधी प्रवृत्ति वाले छात्रों की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना। मैंने कल भी बताया था, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, बालक आक्रोश में रहता है, तनाव में रहता है, कुंठित में रहता है और अपराध करना शुरू कर देता है। अपराध के अंदर विवेक नष्ट हो जाता है, वह अपना भला और बुरा नहीं पहचान सकता। सबसे बड़ी समस्या आज है 3.5 साल के बच्चों को हॉस्टलों के अंदर भेज दिया जाता है, उनको माता पिता का प्यार नहीं मिलता, मासी का प्यार नहीं मिलता, बुआ का प्यार नहीं मिलता, दादी दादा का मामा का प्यार नहीं मिलता। तो वो बच्चे क्या कि कुंठित हो जाते हैं और तनाव में आकर के एक दिन बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो पढ़ाई में शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आज का जो ये पाश्चात्यकरण जो हो रहा है, ये अंग्रेजी की पढ़ाई के अंदर 3-3 साल के बच्चों को भेजा जा रहा है, बालकों का बचपन ही नष्ट हो गया है। तो इससे आदमी अपराधी, किशोरावस्था जो होती है 11 साल के बाद में, बालक बालिका है जो आक्रोश में रहते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने आप को मैच्योर समझने लग जाते हैं। उनको जब हम डांटते हैं, रोकते हैं, तो उनको बुरा लगता है, हम मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, गुरुजी हमें क्यों रोक रहे हैं। तो अपराधी की प्रवृत्ति के जो विद्यार्थी हैं, उसका कारण ढूंढिए, ये लड़का अपराधी क्यों है। क्या इसके माता पिता इसके साथ अन्य बहन भाइयों से पक्षपात व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, इसके साथ कठोर दमनकारी नीति मारपीट तो नहीं कर रहे, क्या स्कूल के अंदर अध्यापक इनको मारपीट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे अपराधी, इसका इलाज, इसको अपराधी प्रवृत्ति की पहचान गुरुजी करें और मनोवैज्ञानिक ढंग से बहुत से मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं बालक को सुधारने के लिए, उसका प्रयोग करें और उन्हें दंड के स्थान पर आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करें। लड़के बदमाशी करते हैं, गुरुजी पिटाई कर देते हैं, नहीं, उनको आत्मविश्लेषण मौका दीजिए, उसका कंधे पर हाथ रखिए, बेटा तेरी समस्या क्या है, उसके बराबर आइए आप, वो अपनी समस्याएं बताएगा। तो बालक को आत्मविश्लेषण करने का वातावरण देना चाहिए, अपने आप सुधार कीजिए। अगला जो है, विद्यालय में नैतिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब क्या है कि हमारे पाठ आगे बहुत पढ़ाया जाता है, 8-8 पीरियड आते हैं, एक भी खाली नहीं रहता, मगर नैतिक शिक्षा का अभाव है। क्या है, नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। नैतिक शिक्षा के अंदर गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता का कहना मानो, बड़े बुजुर्गों को पास बैठिए, उनकी बातों को महत्व दीजिए, सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, मंजन करो, नाखून काटिए, ये नैतिक शिक्षा के अंदर आते हैं। तो आज के स्कूलें जो है नैतिक शिक्षा पर कोई बल नहीं दी जाती। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने को दीजिए, महापुरुषों के जो हैं कहानियाँ पढ़ने को दीजिए। तो बालक के अंदर जब महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ेंगे तो एक उनके हृदय के अंदर, बालकपन के अंदर अमिट छाप पैदा हो जाएगी। तो नैतिक शिक्षा भी जो है बहुत आवश्यक है विद्यालय के अंदर अनुशासन बनाने के लिए। अगला बिंदु है, विद्यालय में छात्रों के संख्यात्मक विकास के स्थान पर गुणात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये है संख्यात्मक। संख्यात्मक कहीं भी जाइए, संख्या पूछी जाती है, यहाँ पे आपके कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, आपके स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ सब जहाँ विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ते हैं वो संस्था बहुत अच्छी होती है, 5-5 हज़ार विद्यार्थी संस्थाओं में पढ़ते हैं, 2-2 शिफ्ट चलती है। तो इसकी बजाय बालकों के गुणात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। गुणात्मक एजुकेशन होनी चाहिए, जो भी सिखाया जा रहा है उसको सब सीखें और 100%, जो भी सिखाया जा रहा है उसको सब सीखें और 100% सीखें। अब है विद्यालय में अनुशासन स्थापना के सकारात्मक एवं नकारात्मक साधन है। सकारात्मक साधन के अंदर नैतिक शिक्षा, पुरस्कार, बालक को प्रेरित करने के लिए, अच्छे काम के लिए
शाबाशी अच्छे काम के लिए ही दी जानी चाहिए। उनको मंच पर बुलाया जाए, कुछ स्मृति पत्र भेंट किया जाए, स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए, उसको पुरस्कृत किया जाए, उसको शाबाशी दी जाए। वो बहुत बड़ा इनाम होता है। स्व अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, पाठ्यक्रम के अलावा सह पाठ्यक्रम क्रियाएँ हैं, गीत है, खेल है, उनका आयोजन किया जाए। बाह्य प्रभाव पर नियंत्रण हो, खेलकूद है, विद्यालय के नियम हैं तथा परंपराएं हैं, शिक्षक है, अभिभावक सहयोग है, विद्यालय वातावरण है, कार्य दशाएँ हैं आदि, ये सकारात्मक साधन है, इनको महत्व दिया जाए। कल हमें इसके जो नकारात्मक साधन। धन्यवाद।